हाँ, तो सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखिए, जो कक्षा 8 वाले सभी बच्चे हैं पहले शांत हो जाएं, और जो डिजिटल बोर्ड है अपना, इस डिजिटल बोर्ड पर सभी बच्चे अच्छी तरह से इसे देखें। और यहाँ पर जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा कंटेंट हमारा SCERT की बुक से है, ठीक है। यहाँ पर SCERT की बुक से बाहर मैंने कुछ नहीं लिया है, कि सब कुछ क्या है SCERT है। यहाँ पर आउट ऑफ SCERT कुछ नहीं है। तो देखिए, हमारे जो कक्षा 8 वाले जो विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 8 में पढ़ने वाले अपने बच्चे हैं, तो क्लास 8 के जो सभी बच्चे हैं, तो उनकी जो किताब है विज्ञान भारती, क्लास 8 की जो किताब है जिसका नाम है विज्ञान भारती थर्ड, ठीक है। तो हमारी जो किताब है विज्ञान भारती थर्ड, जो हमारी बेसिक शिक्षा परिषद के लिए चलती है, उसमें हमारी इकाई 6 चल रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारा इसमें अध्याय 6 है, और उस अध्याय 6 का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक, ठीक है। यानी कि जो छोटी सी सेल होती है जिससे हमारा शरीर मिलकर के बना है, उससे अंग तंत्र, अंग का मतलब बड़े बड़े अंग बन रहे हैं, और वो अंग आपस में जुड़ रहे हैं, और वो अंग जुड़ करके क्या अपना काम कर रहे हैं। और जिससे वो क्या हो रहा है, जब उसके अपना सारा काम कर रहे हैं तो कोई भी लिविंग का क्या हो रहा है, इसमें विकास हो रहा है। तो लिविंग का मतलब यह है कि कोई भी सजीव है, सजीव के अंदर जो बड़े बड़े सजीव हैं उसमें बहुत सारे अंग तंत्र मिल रहे हैं, और अंग तंत्र मिल करके अपना एक काम करें, जिससे वो सजीव क्या है, अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, सारी एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें मैं इससे पहले एक क्लास पढ़ा चुका हूँ, और आज मेरी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास को जो हमारी चल रही है वो थोड़ी देर बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी मैंने स्लाइडें ज़्यादा बना रखी है। तो मैं समझाने के हिसाब से SCERT के कंसेप्ट को समझाने के लिए थोड़ी मेरी स्लाइड बड़ी है। तो हो सकता है शायद आज हमें इस क्लास को पढ़ने में हो सकता है करीब 1 घंटे से अधिक भी वक्त लग जाए, ठीक। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें, और बड़े मन से मैं स्लाइड बना के लेके आया हूँ। इससे जितने ढंग से हो उतने ढंग से आप समझ सकते हो, और घर जाके जब पढ़ोगे तो आपकी सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले सभी बच्चे तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले देखिए, हम आज का मेरे एजेंडा बिंदु क्या है। आज की जो मेरी बुक्स है SCERT की जो मेरी बुक्स है, जो SCERT की हमारी किताब है, उस SCERT की जो किताब है, उस SCERT की किताब में मुझे आज एक्सप्लेन क्या करना है। तो आज मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से तुम्हें समझाना क्या है। सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि जो कोशिका है, उस कोशिका की खोज किसने की थी। थोड़ा इस किवाड़ को बंद कर दो, ये वाला किवाड़ बच्चा वहाँ बैठ जा, किवाड़ को बंद कर दो। हमारा बाहर से आवाज़ आ रही है, कोई डिस्टर्ब करे मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। और बंद कर, बस ठीक है, बस आराम से क्लास चलने दो। देखिए, तो आज हमारी जो किताब है SCERT, उसमें मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। तो आज हमें देखिए एक्सप्लेन करना, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कोशिका की खोज को। हालांकि इसमें कोशिका की खोज के बारे में बहुत कम लिखा है, एक लाइन ही लिखी है, मैं उसी लाइन को बताऊंगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करना सही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, हमारा आउट ऑफ SCERT हो जाएगा, हमारी किताब से बाहर हो जाएगा। क्योंकि हमारी SCERT की बुक्स में जितना लिखा है मैं केवल उतना ही एक्सप्लेन करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। उसके अलावा जो कोशिकाएँ होती हैं जिनसे शरीर का निर्माण होता है, जिससे हमारा शरीर मिलके बना है, हम उसके प्रकार को देखेंगे कि धीमे धीमे कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका मिलती है, वो जो पादप होती है। तो हम यहाँ पर कोशिका के थोड़े प्रकार को समझेंगे हल्के से। दूसरी बात, हम यहाँ पर आज समझेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना मतलब कोशिका कैसे बनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कोशिका से, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा शरीर है, शरीर को अगर तुम जरा सा भी सुई की नोक से चुभोगे तो जरा सा भी आप मांस का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, बहुत छोटे से छोटा टुकड़ा, वो क्या है, वो मेरी सेल है। तो हमें यहीं पर कह सकते हैं, उसके बारे में संरचना को थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें कोशिका की संरचना को पढ़ने के बाद फिर हमें इसमें देखना है कि कोशिका जो अंगक, यानी कि कोशिका के जो अंग होते हैं छोटे छोटे, हम उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जंतु
एवं पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं। जो पेड़ है उसकी कोशिका कैसी है और इंसान मतलब जो जीव हैं तो जीव की कोशिका क्या है, तो हमें उनमें थोड़ा थोड़ा क्या देखना है, हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या उसका अंतर देखना है। तो जिसकी वजह से आज क्या है, थोड़ी स्लाइड बनाने में अधिक बन गई हैं समझाने के हिसाब से, तो थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठे रहें और यहाँ पर जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनते रहें, ठीक। तो सभी बच्चे प्यार से बोल दीजिए वंदे। तो आज हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगले पॉइंट को। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए कोशिका ही खोजो, तो हम देखो वहीं से पॉइंट की स्टार्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ को बारी बारी धीमे धीमे करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं जिनके पास किताब खुली है उस किताब को तो बंद कर लो बिल्कुल, या किताब को खुली रखे रहो, यहाँ पर नज़र मारते रहो। किताब पर नज़र कम, यहाँ पर ज़्यादा नज़र, घर जाके पढ़ोगे सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि हमारी जो कोशिका होती है उस कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। हमारी किताब के अंदर SCERT में जितना लिखा है केवल मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा मैं, ठीक। तो आपके सामने एक महान व्यक्ति का चित्र लगा हुआ है। उस महान व्यक्ति जो चित्र लगा हुआ है ये वो महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो ये है वो महान व्यक्ति जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक। तो ये है वो महान व्यक्ति जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। अगर रॉबर्ट हुक की देखी जाए, हमारे भारत के नहीं है विदेश के हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक की देखी जाए तो रॉबर्ट हुक वो महान व्यक्ति थे जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, किसी का भी अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और ये ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। कुछ न कुछ सोचते रहते थे, पौधों के बारे में भी सोच रहे हैं, जंतुओं के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि बात बहुत पहले की है। अगर बात की जाए अब से कम आप ये मान लीजिए कि आप अब से करीब 300-400 साल पहले की बात मान लीजिए, ठीक। तो 300-350 साल पहले की बात मान लीजिए, तो 350 साल का मतलब बहुत पहले की बात है, अब की बात तो है नहीं। तो उस समय की अगर हम बातचीत करते हैं तो रॉबर्ट हुक एक ऐसे इंसान से जो बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहे थे, हर चीज़ को समझते रहते, दिमाग लगाते रहते थे। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने क्या किया, जो पेड़ होता है हमारा पेड़, तो किसी भी पेड़ की इन्होंने जो ऊपर की छाल होती है, छाल जैसे पपड़ी देखिए, पपड़ी उतर जाती है। तो पपड़ी क्या है, अगर कोई भी मान लीजिए मेरे पास नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ को तुम देखोगे तो नीम का पेड़ कुछ जब बड़ा हो जाता है उसका तना, तो उस पर पपड़ी उपटने लगती है। तो पपड़ी उपटने लग मतलब क्या है कि वो पपड़ी बेकार हो गई है, बेकार होकर क्या हुए, वो उपटने लगी है। जिस प्रकार से इंसान देखा है, इंसान के नाखून क्या होते हैं, तुमने देखा नाखून बढ़ते रहते हैं, तो जो चीज़ बढ़ती रहती है उसे हम आसानी से काट सकते हैं। हमारे बाल हैं, ये बाल क्या है, बाल भी काट सकते। ये चीज़ क्या है, अब ये चीज़ सेल्स मृत हो गई हैं, ये वाली कोशिका से मिलकर बने, अब ये कोशिका मृत होगी। अब यहाँ पर आप कैंची चलाते रहोगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाखून के ऊपर आप ब्लेड चलाते रहोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार का जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो छाल होती है, तो छाल क्या, पहले कभी छाल हरी होगी, बाद में अब वो सूख गई है, सूख के क्या हो गई, वो बेकार हो गई है। तो पेड़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने आप पपड़ी नीचे गिरती रहती है, आप इसे छुटा भी सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को बड़े दिमाग से सोचते थे, समझते थे और हर वक्त अपने दिमाग को क्या पढ़ाई में लगाते रहते। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने चीज़ को सोचने के लिए इन्होंने कुछ एक यंत्र बनाया। क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत मान लीजिए ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम आसानी से आँख से देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये दिमाग लगाया कि शायद ऐसा भी कोई चीज़ हो सकती है जिसे हम आँख से नहीं देख सकते, छोटी हो। इन्होंने दिमाग लगाया तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के लेंस देखे, तो लेंसों में इन्होंने कुछ चीज़ देखी, कुछ अगर हम लेंस से किसी चीज़ को देखते हैं तो हो सकता है वो हमें थोड़ी बड़ी दिखती है। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के लेंसों का यूज किया, लेंसों का यूज कर करके इन्होंने उन लेंसों को एक सीक्वेंस में लगाया।
तो एक सीक्वेंस लगा करके इन्होंने एक इस प्रकार की एक यंत्र बना दिया। ठीक, यही यंत्र इन्होंने खुद अपने आप ही बनाया, अपने हाथ से, अपने हाथ से ये इन्होंने एक यंत्र बनाया। उस यंत्र को बनाकर यहाँ पर देखिए एक लेंस यहाँ पर यूज किया गया, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर भी लेंस का एक यूज किया, और इन्होंने यहाँ से किसी भी चीज़ को देखना स्टार्ट किया तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर देखा तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को इन्होंने देखा तो वो चीज़ बड़ी दिखने लगी। अपने आप बनाई, अपना दिमाग लगाया, इस्तेमाल किया, तो इन्होंने अपने हाथ से जो नई चीज़ बनाई, यहाँ पर किसी भी चीज़ को इन्होंने रख करके देखा तो बड़ी दिखने लगी। ठीक, जैसे छोटी चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़ को यहाँ पर रखा तो बड़ा दिखने लगा, इन्हें कहा ये तो चीज़ बड़ी दिखने लगी है। अब यहाँ पर लेंस और अच्छा लगा दिया, वो और बड़ी दिखाने लगी। मान लीजिए कि मेरे पास ये है एक पॉइंट, अगर इसको मैं 20 गुना बड़ा कर दूं तो 20 गुना बड़ा कर दूं तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, कम से कम इतना बड़ा तो हो ही जाएगा 20 गुने में, तो ज़्यादा। अब इसे 100 गुना बड़ा कर दूं तो 100 गुना बड़ा कर दूं तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो इतनी बड़ी चीज़ है, इसको 100 गुना मैंने बड़ा कर दिया, तो 100 गुना बड़ा कर दिया का मतलब क्या हुआ, ये मुझे छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी दिखने लगी। समझ में आई गई? जिस प्रकार से हम चश्मा पहनते हैं तो मुझे वैसे छोटा दिखता है, चश्मा से अच्छा बड़े दिखते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने ये बात सोची कि ये तो भाई बहुत काम की चीज़ है। इन्होंने फिर क्या काम किया, फिर इन्होंने पपड़ी वगैरह या कोई प्लांट है, प्लांट की जो ऊपर की चीज़ सूख चुकी है उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, एक स्लाइड पर यहाँ पर रख करके और इन्होंने ऐसे देखा। तो जैसे ही इन्होंने लेंस में देखा, आँख से तो वो दिख नहीं रही, लेंस से इन्होंने देखा तो उन्हें देखो ऐसी संरचना दिखने लगी। गौर से देखिए, ऐसी संरचना दिखने लगी। ये संरचना कैसी है, एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने? मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की जैसी इन्होंने दिखाई देने लगी। इन्होंने कहा कि भाई हमने पेड़ की जरा सी भी जो खराब चीज़ है उसकी डेड सेल्स, उसकी पपड़ी वगैरह उन्होंने खुरच करके देखा तो मुझे यार उसमें तो ऐसी संरचना दिखने लगी है। तो इसका मतलब ये कि भैया इसमें बहुत छोटे छोटे क्या हैं, छेद से दिखाई देने लगे। नहीं, छेद से ही तो हैं। तो इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि भाई जब किसी भी चीज़ को चीज़ बना लेते हैं लोग तो इनका क्या हुआ, इनका रुझान और बढ़ गया। यानी कि जो मन लगा रहे थे पहले इस काम में, अब मन और ज़्यादा लगने लगा। मन क्यों लगता है, क्योंकि जब भी कभी हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से अपना मन लगा के काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा इधर उधर से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और हम सारा का सारा ध्यान इस पर केंद्रित कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अब इनकी रुचि पैदा हुई। इन्होंने ये सारी चीज़ को देखा, इन्होंने कहा इसमें तो बहुत सारे मधुमक्खी जैसे छेद हैं। तो मधुमक्खी छेद से होने की वजह से इन्होंने क्या किया, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पर, ये आपकी जिंदगी के पीछे चलने वाला पॉइंट है। जब भी कभी कोशिका की बात होगी तो बात रॉबर्ट हुक से स्टार्ट होगी। इन्होंने ये चीज़ बना करके देखी और तो इन्होंने ये कहा कि भैया जो बहुत छोटी छोटी चीज़, इसका मतलब ये कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी है। इन्होंने फिर इस चीज़ को लेकर के अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उसका नाम किताब में नहीं दे रखा, मैं बता रहा हूँ। अपनी किताब के अंदर इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। ठीक, उस समय टेलीविज़न चलती नहीं थी, समाचार नहीं थे, ठीक, न तो समाचार, टीवी, मोबाइल ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी नहीं थी। उस समय पे बिजली भी देखी आई तो बिजली भी नहीं थी। तो ज़िंदगी इसी प्रकार की थी। उस समय कुछ नहीं थी। जब भी कुछ काम करते हो तो अब लालटेन से रखे के करते हैं। तो यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार की चीज़ें, देखो आग जल रही है, इन्होंने आग का इस्तेमाल किया और विभिन्न प्रकार की चीज़ के, क्योंकि उस समय पर कोई चीज़ थी नहीं, लाइट थी नहीं, बहुत पहले की बात है, लाइट थी नहीं। तो इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी स्वयं बनाई। तो इन्होंने इस चीज़ से छोटी छोटी चीज़ को देखा तो इन्होंने क्या किया, इससे छोटी एक यंत्र बनाया। तो ये क्या है, यंत्र बनाया। तो ये यंत्र इन्होंने स्वयं बना लिया, स्वयं बना के अध्ययन करते रहे। अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र लिख दिया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे नई चीज़ बनाई है,
ऐसे उसके दिखते हैं। तो ऐसा डायग्राम भी जो आपको दिख रहा है, ये भी डायग्राम इन्होंने बड़ा मुश्किल से पेंसिल से बहुत उससे बनाया, बना करके छापा। इनकी किताबों को लोग इधर उधर पढ़ने लगे। तो कुछ और पढ़ने वाले थे, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने से पहले और भी बहुत सारे लोगों की लिखी हुई किताबें होती हैं, उन किताबों को मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ करके मैं देखता हूँ भाई किसी ने राइटर ने क्या लिखा है किताब में, किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है। तो इनकी किताब भी सब जगह जाकर पॉपुलर होने लगी, लोग पढ़ने लगे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने भाई ऐसी कोई नई चीज़ बना रखी है जिसका जिक्र उन्होंने किताब के अंदर किया है। उसमें इस प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया है, जिसमें देखने के बाद उन्होंने कोई चीज़ देखी है तो यहाँ पर क्या इस प्रकार की संरचना दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या इस प्रकार की संरचना देखी जा रही है। तो हम यहाँ पर देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, केवल इतनी बात कहेंगे कि जो हमारी कोशिका है, उस कोशिका के सर्वप्रथम अध्ययन सबसे पहले इसकी खोज के बारे में अगर श्रेय जाता है तो इनका जाता है। इन्होंने जिस वक्त काम किया सन 1665, ठीक, सन 1665। अब इसके बाद इन लोगों की देखने के बाद और भी लोग काम करने लगे, और भी लोगों का मन क्या हुआ, जागृत हुआ कि भाई उन्होंने इसके बारे में इतना सोचा तो हम भी काम करेंगे। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek आए, उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने भी काम किया। तो पहले हम यहाँ पर पहुँचते हैं, सबसे पहले ये है हमारे वो महान व्यक्ति जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है हमारी साइंस की किताब के अंदर में। पहले सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो हम यहाँ पर इतनी बात समझ गए हैं कि कोशिका के अगर अध्ययन की बात आती है तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है। वो रॉबर्ट हुक थे तो जिन्होंने 1665 में क्या किया, कोशिका की खोज की। समझ में आया इतनी बात। तो कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हमारी किताब के बारे में एक लाइन लिखिए, मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम जैसे ही आगे बढ़े तैसे ही अब क्या हुआ, अब उन्होंने इतनी बात तो समझ गए कि मैंने एक छोटी सा एक यंत्र बना रखा है। उस यंत्र का नाम कुछ नहीं दिया अभी, केवल ये कहने लगे वो यंत्र है। उन्होंने कहा ये यंत्र ऐसा बना दिया है मैंने जिससे मैं किसी भी छोटी चीज़ को देखता हूँ उससे थोड़ा बड़ा दिखने लगता है मुझे। ठीक, पहले 10 गुना बड़ा देखा होगा, फिर 20 गुना बड़ा देखा होगा, फिर 30 गुना। तो फिर हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे इस यंत्र का जिक्र होता गया किताब के अंदर में, तैसे क्या हुआ, हमारा धीमे धीमे समय बढ़ रहा है। तो समय बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे जैसे मेरा समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा समय बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर कहते हैं समय के साथ समझ बढ़ी। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो हमारा दिमाग डेवलप होगा, इस क्षेत्र में काम करेंगे तो बेहतर चीज़ मिलेंगी। ठीक, तो समय के साथ क्या हो रही है, हमारी समझ बढ़ रही है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ज्ञान, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। अगर हम बात करते हैं अब से 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले मोबाइल अच्छा नहीं था। ठीक, उसके 5 साल के बाद मोबाइल और अच्छा आया, उसके 3 साल के बाद मोबाइल और अच्छा आया। आज अगर देखते हैं तो 20 साल पहले वाला जो मोबाइल है उसे कोई नहीं चलाता है, क्योंकि आज सभी क्या चलाते हैं, एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं जिसमें आपको अच्छा कैमरा मिलेगा, जिसमें बात करने की अच्छी सुविधा मिलेगी। तो सब क्या हुआ, समय के साथ समझ बढ़ रही है, यानी हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस यंत्र के ऊपर समय के साथ क्या है, समय के साथ समझ बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस प्रकार से हम विकसित होते जाते हैं, अर्थात हम नई नई चीज़ को खोजते जाते हैं। देखिए समय के साथ धीरे धीरे सूक्ष्मदर्शी में सुधार हुआ। अब इसमें एक नहीं, कम से कम 200 लोग लग गए यहाँ पर काम करने के लिए कि ऐसा यंत्र बनाया है, इसका जिक्र किया किसी ने तो अच्छा बना के देखते हैं हम। ठीक, तो देखिए समय के साथ धीरे धीरे सूक्ष्मदर्शी में सुधार हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विकसित हुई, जिसमें कोशिका की संरचना को अच्छी तरह से समझना संभव हुआ। 1665 की बात कर रहे हैं, उस समय तो बेचारों ने इतनी, अब उस इंसान के दिमाग की बात कीजिए जिसने सबसे पहले ये यंत्र बना दिया, उसका दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत ज़्यादा सोचता होगा। उसके यंत्र को देखते हुए अब और लोग जो थे वो यंत्र बनाने में लग गए।
कि उन्होंने किसी चीज को 10 गुना बड़ा देखा है, किसी चीज को 20 गुना बड़ा देखा है, तो हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे हम 100 गुना बड़ा देखेंगे। ठीक, तो पहली बारी की अगर बात करता हूं तो ये मेरे पास क्या है, ओल्ड। मैं धीमे धीमे जैसे ही आगे बढ़ूंगा तैसे क्या होगा, अब सुधार हुआ यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी में। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने अच्छी बना दी, अब इसका नाम सूक्ष्मदर्शी उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया, और भी साइंटिस्ट लोग लग गए, वो इसी काम पे लग गए, तो धीमे धीमे क्या इसका नाम सूक्ष्मदर्शी भी देना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मुझे क्या इसमें ये चीज मिल रही है, इससे जैसे ही आगे बढ़े, अब देखिए और बढ़िया आ गई, इससे और आगे बढ़े, कुछ सालों बाद और आगे बढ़े, तो कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों ने और अच्छी बना दी मशीन कि इससे और बढ़िया दिख जाएगा चित्र, और अच्छे अध्ययन करो। ठीक, अब उसके बाद बाद में देखते हैं, तो आज हम देखते हैं तो हमें और अच्छी मिल गई। तो यहां से लेकर के मैं यहां तक के अगर सफर की बात करता हूं, तो वहां से लेकर के यहां तक के सफर पे आने के लिए यहां पर गौर से देखते हैं, तो अब यहां से लेकर के मैं यहां तक पहुंचा, तो क्या हुआ, यहां पर अच्छी चीज मिली। अगर इसी प्रकार से अगर मोबाइल की बात करते हैं या टीवी की बात करते हो, पहले खराब थी तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आ गई, वैज्ञानिक लोग आ गए, इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गई, तो यहां पर एक ऐसी मुझे मशीन मिल रही है, इस मशीन से क्या हो रहा है, अच्छी चीज मिल रही है। अब यहां पर लेकर के यहां पर मैं अगर देखता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक आने में कम से कम 200-300 साल लग जाएंगे। तो हम यहां पर ये कहते हैं किसी का भी अध्ययन करने के लिए हमें समय लगता है, धीमे धीमे उसका विकास होता है, विकास होते ही क्या हुआ, हम यहाँ पर आगे बढ़ गए। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या हुए, आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि हमारी यहाँ पर समय के साथ समझ बढ़ी, हम समय के साथ अपनी समझ बढ़ा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हमें क्या मिल रहा है, ज्ञान। ठीक, अब हम थोड़ा देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद देखिए हम क्या देखते हैं जितना किताब के अंदर लिखा है मैं केवल उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर सामान्यतः सजीव वे होते हैं। अब यहां पर देखिए समझिए, ठीक है, सामान्यतः सजीव कौन से होते हैं, जो सांस लेते हैं। ठीक है, सजीव कौन से होंगे, जो सांस लेंगे, श्वसन करते हैं। पोषण सजीव होगा, सजीव का मतलब जिसके अंदर जान होगी, वो सांस भी लेगा, वो खाना भी खाएगा, वो जनन भी करेगा, उसमें संवेदनशीलता का गुण भी होगा, वह उत्सर्जन भी करेगा, उसमें वृद्धि भी करेगा। उत्सर्जन मतलब छोटा है बड़ा होगा, उत्सर्जन कुछ खाएगा पिएगा, उत्सर्जन का मतलब होता है खाएगा पिएगा तो शरीर से बाहर भी गंदी चीज निकालेगा। ठीक, विषैली चीज, तो उत्सर्जन में क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमारे सजीव में होती रहती हैं। तो आप प्लांट को देख लीजिए, पेड़ पौधे होते हैं, सब क्या है, पेड़ पौधे सजीव हैं, जंतु क्या है, सजीव हैं। अगर पेड़ को काट दो तो न तो वो सांस लेगा और ना ही वो वृद्धि करेगा, ठीक, ना ही वो जनन करेगा, कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने उसे काट दिया है। ठीक इसी प्रकार से इंसान की या किसी सजीव की बात करते हैं, वो जिंदा है तो सांस भी लेगा, वो जिंदा है तो वो खाना भी खाएगा, वो जिंदा है तो मालूम क्या करेगा, वो जनन भी करेगा, वो छोटा है तो वृद्धि भी करेगा। ठीक, तो वो सारी चीज करेगा। अगर मर गया तो वो कुछ नहीं करेगा, केवल सड़ जाएगा। ठीक, तो सजीव वे होते हैं जिनमें श्वसन, पोषण, जनन, संवेदनशीलता, उत्सर्जन, वृद्धि आदि जैविक क्रियाएं देखी जा सकती हैं। ये है सजीवों के गुण, अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ठीक है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत छोटे, जैसे एक कोशिकीय, ठीक, आप यहां पर मान लीजिए एक कोशिकीय, एक कोशिकी, ठीक है, एक कोशिकीय से लेके बड़े जीव बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय की बात कर रहे हैं, छोटे से लेके हम बड़े जीव की बात कर रहे हैं, यानी कि छोटे से लेके बड़े जीव की बात कर रहे हैं। अर्थात हम एक कोशिकी जो बहुत छोटा होता है, जैसे कि अमीबा हुआ, जैसे कि पैरामीशियम हुआ, जैसे कि यूग्लिनियन हुआ, तो हम छोटे से लेकर बड़े की बात कर रहे हैं। हाथी हुआ, बंदर हुआ, इंसान हुआ,
तुम छोटे से लेकर बड़े, तो ये सारी चीज़ें आप छोटे से लेकर बड़े में सब में देखी जाएंगी। तो वही सजीव होता है। तो सजीव के देखिए ये सारे लक्षण हैं और ये सारी क्रियाएं, जो भी कोई सजीव है सारी क्रियाएं सजीवों में ये पाई जाती हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए ये देखना है, हमें पता है इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ये बात समझिए। तो हम देखिए ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है, कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इससे पहले मैंने क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। जो बच्चे नहीं आए उनके लिए क्लास दोबारा नहीं दोहराऊंगा, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। कि सबसे आसान मेथड मैंने बनाया इस वजह से कि जो बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं वो आराम से वीडियो देख सकते हैं। बड़े सटीक ढंग से पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ मैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देख लें कि आखिर में कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सभी सजीवों का शरीर हमें पता है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। भैया ये कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, इनसे मिलकर के बड़ी चीज़ बनती जा रही है। तो पहले मुझे ये देखना है कि आखिर में कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं। तो कोशिकाएं अगर देखते हैं तो कोशिका मूलतः दो प्रकार की हैं। एक तो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक, दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक। तो यहां पर देख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो वे होती हैं जब हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी नई नई थी, करोड़ों वर्षों पहले की बात है। धीमे धीमे पृथ्वी पर क्या हुआ, पानी का विकास हुआ। पानी का विकास होता है उसमें धीमे धीमे क्या, पहले पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत गर्म था, ठीक, धीमे धीमे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हुआ, पानी भी बहुत गर्म था। अब उस गर्म पानी में क्या हुआ, सबसे पहले जीवाणु आपके विकसित हुए। जीवाणु होते हैं तो जीवाणु, तो पता नहीं कई सालों से, कई लाखों से, कई करोड़ तक आपके जीवाणु चलते रहे। उन जीवाणुओं को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर मुझे प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलती है, ठीक। अब जीवाणु से क्या हुआ, कितने करोड़ के बाद धीमे धीमे क्या आपके पैरामीशियम बनना स्टार्ट हुए, आपका अमीबा बनना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर मुझे अमीबा या पैरामीशियम की बात करते हैं, वहाँ पर मुझे ये मिलेगी सेल देखने के लिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसका मतलब क्या है, ये होती है बहुत पुरानी। अब ये क्या है उसके बाद, नहीं, ये पुराना जन्म चलता है, ये नए जन्म चलता है। तो ये सभी किसमें मिलेंगे, ये जीवाणुओं में पाई जाती हैं और ये पादपों एवं जंतुओं में पाई जाती हैं, ठीक। इतना बस आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से हम, यही हमारी किताब के अंदर दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सभी बच्चे इसको देखिए पॉइंट को, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक कोशिका की, ये देखो लिखा हुआ शब्द यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कितने, दो प्रकार की होती हैं, यही हमारी किताब में लिखा है, ठीक है। यहां देखिए पादप कोशिकाएं और दूसरी कौन सी है, जंतुकाएं। अब यहां पर पादप कोशिकाएं जब नाम दिया है तो पादप का मतलब क्या है, पेड़ पौधे। तो पादप कोशिकाएं कौन सी होती हैं, वे कोशिकाएं जो केवल पादपों में पाई जाती हैं। अर्थात जितने छोटे मोटे पेड़ हैं, नहीं, किसी भी पेड़ को उठा लीजिए, बहुत छोटा, जिसे हम आंख से नहीं देख सकते और जिसे हम आंख से भी देख सकते हैं, सभी के अंदर आपको ये सेल्स मिलेंगी देखने के लिए। केवल पेड़ों का शरीर किससे बना है, इन सेलों से मिलकर के, तो इसे हम पादप सेल्स कहेंगे। बात समझ आई। तो पादप सेल्स किस में मिलती हैं, पेड़ पौधों में मिलती हैं। पादप कोशिकाएं किस में मिलती हैं, जो पेड़ पौधों में पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप कोशिकाएं। अब वे कोशिकाएं जो जंतुओं में मिलती हैं, अब जंतुओं की बात आ जाऊं, वे कोशिकाएं जो केवल जंतुओं में मिलेंगी उन्हें हम जंतु कोशिकाएं मिलती हैं। अब जितने भी जंतु हैं, ठीक, अमीबा हुआ, पैरामीशियम और भी बहुत सारे जंतु हैं। तो जितने भी जंतु लेके इंसान तक की अगर बात करते हैं, सब जितने जंतुओं की बात हो रही है यहाँ पर, उनके अंदर ये सेल मिलेगी। पेड़ छोटे से लेके बड़ा कोई हो, उसके अंदर ये सेल मिलती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं पेड़ वाली सेल्स अलग है और जंतुओं वाली सेल्स अलग है, दोनों अलग, ठीक है। अगर कोई भी पूछता है तो बता देना कि पेड़ पौधों में पाई जाने वाली सेल्स को हम पादप सेल्स कहते हैं और जो जंतुओं मिलती है उन्हें हम जंतु सेल्स कहते हैं या जंतु कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई हमारी समझ में।
अब इससे देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए सेल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैंने यहां पर जंतु की जो सेल है मैंने उस सेल को यहां पर रख दिया निकाल करके थोड़ा समझने के लिए कि आखिर में सेल के ऊपर पूरा चैप्टर चला है, कोशिका के ऊपर पूरी बात चली है, तो आखिर में ये देखना है हमें खोल करके कोशिका होती कैसी है। तो सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं कोशिका को तो मुझे छोटी सी जो कोशिका से शरीर मिलकर बना है वो ऐसी होती है, इसे मैं कोशिका कहती हूँ। जैसे मकान होता है, मकान की सबसे छोटी इकाई हमारी किताब में क्या कहा गया है, हमारे मकान की सबसे छोटी इकाई को ईंट कहा गया है। तो ईंट को देखते हैं तो कैसी होती है, लेकिन हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा गया है, कोशिका। तो इंसान की सभी सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। तो यहां पर कोशिका की बात करते हैं, ठीक है। सामान्यतः एक कोशिका में चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, यह है कोशिका, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास एक छोटा सा पेड़ का ये तना, इस तने को मैं यहाँ से थोड़ा ब्लेड से काट करके छोटा सा इसको काट करके और मैं इसे रख करके देखूंगा किस पर, स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी दिखाई थी, अच्छी वाली सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन, उस पर देखेंगे तो वहाँ पर देखिए ऐसी ही संरचना दिखाई देती है, जो भी तुम्हें पादप कोशिका दिखा रहा था ऐसी संरचना दिखाई देती है। अगर किसी जीव जंतु की हम कोशिका को देखते हैं, ठीक, तो उसमें से अगर मैं यहाँ पर अपनी कोशिका की बात को निकाल के देखेंगे तो प्रत्येक कोशिका के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो निकलती है उसमें यही सारी चीज़ें मिलेंगी। कोशिका के अंदर क्या मिलेंगी, यही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें देखिए एक कोशिका में चिपचिपा पदार्थ भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये देखो चिपचिपा पदार्थ भरा है, ये पानी सा दिख रहा है तुम्हें नीला नीला, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। यहां पर मैंने लिखा नहीं, चलो मैं लिख देता हूं। तो इसे मैं क्या कहूंगा, कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका तो है ही, उसके अंदर जो पानी भरा होता है द्रव्य, उसे कहते हैं द्रव्य। तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य। तो ये है क्या, कोशिका द्रव्य, ठीक। अब देखिए ये हरा हरा सा दिख रहा है ना, नीला नीला सा, ये सब पानी है। अब देखिए, अब देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखा है मैंने, कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। देखिए ये है, 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 ठीक। तो ये छोटी छोटी तुम्हें संरचना दिख रही हैं। तो ये छोटी छोटी संरचना किसमें मिल रही है, कोशिका द्रव्य में, जो पानी भरा हुआ है उसमें। तो कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कोशिकांग, इन्हें क्या कहेंगे, कोशिकांग, अर्थात कोशिका के अंग। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग, यानी कि ये जो कोशिका है, अगर यहाँ पर ये अंग निकाल दोगे आप तो फिर वो कोशिका अच्छी तरह से क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी, कोशिका अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। तो इस कोशिका को पूरे को काम करने के लिए ये सारे अंग इसके अंदर होना जरूरी है, जो कि मिलते हैं। तो इन्हें मैं क्या कहता हूँ, कोशिका के अंग, ठीक। ये कोशिका द्रव्य चारों ओर से किसी न किसी झिल्ली अर्थात बाउंड्री द्वारा घिरा रहेगा। ये पूरी की पूरी कोशिका है, इसके आसपास क्या एक बाउंड्री होती है। भैया क्या है बाउंड्री, ये देखिए, ये मैंने बना रखी है, दिख रही है तुमको, नीली नीली बहुत मोटी मोटी दिख रही है, ये देखो गौर से देखिए, ये तुम्हें दिखाई दे रही है। तो इसे मैं क्या कहूंगा, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूं क्या, कोशिका झिल्ली। ये देखो मैंने यहां पर देखो दिखा दिया नीले नीले से, तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली, अर्थात इसे मैं बाउंड्री कहूंगा। अगर ये बाउंड्री यहां से टूट जाएगी तो चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल जाएगा। तो जिस प्रकार से मेरा घर है, घर क्या है, एक घेरे के अंदर बंद होता है, ठीक। अगर घेरे की बाउंड्री तोड़ देंगे तो मेरी बकरी या भैंस वगैरह जो भी कुछ है वो बाहर निकल जाएंगी। बाहर का चोर है वो आसानी से घर के अंदर आ जाएगा। तो बाउंड्री होना बहुत जरूरी है।
यही मैंने बताया तो तुम्हें पहले लेक्चर में कि कोशिका क्या होता है। कोशिका एक चारों तरफ से घिरा हुआ क्या है, एक घेरा होता है। घेरा है कि नहीं, ये देखिए घेरा है, तो ये क्या है, घेरा। घेरा को मैं क्या कहूँगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसे मैं क्या कहता हूँ, सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में समझिए कोशिका की एक झिल्ली है, ठीक। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोल देते हैं। इसके कई नाम हैं, ऊंची क्लास में पहुंचोगे तो इसके कई नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो आज हम इस चीज को देखते हैं, चाकू यानी है, तो यहाँ पर हमें देखते हैं। तो ये है मेरे पास कोशिका, कोशिका के अंदर भरा हुआ एक द्रव्य है। अब ये कोशिका चारों तरफ से बहुत मजबूत तरीका से क्या हुआ है, बंधी हुई है, घेरा बना हुआ, जिसे मैं क्या कहता हूँ, कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पर एक छोटी सी रचना दिख रही है, इसे मैं कहता हूँ लाइसोसोम। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहता हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं तारकाय। सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे ही हम अपने घर में के अंदर घुसेंगे तो बाउंड्री है, तो जान बकरिया का नाम अलग है, बकरिया, इंसान का नाम अलग है, भैंस का नाम अलग है। उसी प्रकार से इस सेल के अंदर में इतनी सारी चीजें मिलती है, सबके नाम अलग अलग हैं, ठीक। इससे अलावा ये आपको जो संरचना दिख रही है जैसी दिख रही है, इसे कहते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। उसके अलावा देखिए ये आपको संरचना दिख रही है, इसे कहता हूं मैं गोल्जी बॉडी। इसके भी कई नाम हैं, ऊंची क्लास में पढ़ोगे सब मिलेंगे आपको, यहाँ जितना दिया शॉर्ट में उतना बताया जा रहा। उसके अलावा देखिए आपको ये एक चीज दिख रही है गोला गोला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसे कहते हैं केंद्रक। इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक। अब यहां पर इस कंडीशन को देख लो, अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, ये चीज अपने दिमाग के अंदर बढ़ा लो। ये चीज एक कोशिका होती है, कोशिका में ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक। इनके नाम सब आपके किताब के अंदर दे रखे हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो यहां पर एक चीज देखिए, जितने नाम है मैं उन नामों की पहले लिस्ट बना लेता हूं। यहां पर अगर हम गौर से इसकी संरचना को देखें तो हमें पौधों एवं जंतुओं, ठीक, दोनों की कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की संरचना होती है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, यानी कि पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका को मैं देखता हूं, उसकी संरचना थोड़ी अलग मिलती है। और जंतु कोशिका को देखता हूं तो जंतु कोशिका की मुझे संरचना थोड़ी अलग मिलती है। तो सबसे पहले हमें यहां पर यह देखना है कि एक मिनट आप यहां पर थोड़ा बैक और देता हूं पीछे, पहले बैक में आ जाइए। यहां पर देखिए ये है पादप कोशिका, ठीक। इसकी देखिए संरचना अलग है, इसकी संरचना दिखाई दे रही है तुम्हें, अलग है। तो पादप कोशिका की संरचना थोड़ी अलग है। यहां पर न्यूक्लियस देखिए ये है, और यहां पर न्यूक्लियस मेरा ये है, केंद्र की है। एक इस प्रकार की है और ये इस प्रकार की, थोड़ी में थोड़ा अंतर है। ज्यादातर जो चीज इसके अंदर है, जो चीज इसके अंदर है, एक दो चीज ऐसी है जो इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो इसमें एक है, इसमें नहीं है। इसे हम थोड़ा अभी समझते हैं आगे क्लास में, ठीक है, अभी समझते हैं आगे पॉइंट में। ये देखिए अब मुझे इनमें इनके दोनों के अंग के बारे में लिख देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोशिका के अंग के बारे में, कोशिका के अंग एवं उनके कार्य के बारे में थोड़े पढ़ेंगे। तो पहले मैं अंग देख लेता हूं। मैं वो अंग देखता हूं जो कोशिका में बाहर पाए जाते हैं, सबसे बाहर मिलेंगे। ये तो वो है जो कोशिका में सबसे बाहर मिलते हैं, और ये वो है जो कोशिका के अंदर मिलते हैं, ठीक। कोशिका के बाहर कौन से हो गए, जैसे मैंने तुम्हें अभी कोशिका झिल्ली बताई थी, ये देखिए ये है मेरे पास कोशिका झिल्ली, ठीक। इधर देखिए ये है मेरे पास क्या, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे बाहर है। तो मैंने बाहर की कैटेगरी में भी कोशिका झिल्ली क्या है, बाहर। अब कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका, ठीक,
जंतु का मतलब जीवों में मिलने वाली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में मिलती है। ठीक, दूसरी बात अगली देखो, एक और है कोशिका भित्ति। ये देखो शब्द लिखा है कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति है, ये केवल कोशिका भित्ति जो बाहर से बहुत मजबूत है, ठीक, ये है, ये मैंने बना रखी है मजबूत। ये केवल किस में मिलेगी? पादपों में, जंतुओं में नहीं मिल रही है। वो केवल पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर मुझे ये एक्स्ट्रा मिल रही है। तो ये और ये दोनों बाहर हैं, अर्थात क्या है, मेरे मकान की बाउंड्री बना रही हैं। बाहरी तो है, इसका अंदर कोई लेना देना नहीं है। तो बाहर मुझे कौन सी मिल रही है? कोशिका भित्ति मिल रही है। बाहर मुझे और क्या मिल रही है? इतनी बात को दिमाग के अंदर बैठा लो। इतनी बात को क्या है, दिमाग के अंदर बैठा लो कंसेप्ट को। ठीक, तो हम यहाँ पर कहेंगे कोशिका के पहले बाहरी अंग समझते हैं। तो सबसे बाहर क्या मिल रही है मुझे? अगर पादपों की बात करता हूँ तो मुझे कोशिका भित्ति मिल रही है और मुझे कोशिका झिल्ली मिल रही है, जिसे मैं प्लाज्मा झिल्ली भी बोल देता हूँ। ठीक है, प्लाज्मा कला भी बोल देता हूँ, कोशिका कला भी बोल देता हूँ। ठीक है, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला एक ही बात है। ठीक, प्लाज्मा कला एक ही बात है। सब मेम्ब्रेन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम आ सकता है। तो ये दो चीज ऐसे अंग हैं जो मुझे बाहर मिल रहे हैं। अब ये अंग कौन से? केंद्रक, इसके भीतर मिलेगा। केंद्रक भीतर मिल रहा है। ठीक, कोशिका द्रव्य, उसके अंदर भरा हुआ पानी, ये है भरा हुआ पानी, अंदर मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया मुझे अंदर मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये भी अंदर मिलता है। तारकाय, ये भी कोशिका के अंदर ही मिलता है। रिक्तिका, बहुत बड़ी होती है रिक्तिका, भी बताऊंगा, ये भी अंदर मिल रही है। गोल्जिकाय, ये भी अंदर मिल रहा है। लाइसोसोम, ये भी अंदर मिल रहा है। राइबोसोम, ये भी अंदर मिल रहा है। और अंतःप्रदब्बी जालिका, ये भी अंदर मिल रहा है। केवल 12 अंग लिखे हुए हैं और 12 ही अंग क्या मेरी किताब के अंदर दिए हैं, 13 नहीं दिए हैं। मैंने जो 12 दिए हैं उन्हें 12 का ही जिक्र किया है। एक्स्ट्रा तुम्हें ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना किताब के अंदर सरकारी में लिखा है उतना ही है। वैसे भी बच्चे पढ़ने के लिए बहुत कम आते हैं, ये भी नहीं पढ़ पाओगे तुम, इतने भी नहीं याद कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं 2 प्रकार के अंगों को तुम्हें समझा रहा हूँ। एक तो वो बाहरी अंग है और एक अंदर वाले अंग हैं। इतने अंगों समझ में आ गए सबके? घर जाके पढ़ोगे तो तुम्हारे हित के लिए, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे हित के लिए नहीं है। मेरा काम केवल तुम्हें यहाँ पढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें एक और लिस्ट बना ले रहे हैं यहाँ पर, और सहूलियत के लिए कोशिका के अंग की स्थिति, कोशिका के अंगों की स्थिति, कोशिकांग की स्थिति दोनों में पाए जाने वाली ये वो अंग हैं, ये वो अंग हैं जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के भीतर मिलेंगे। मुझे क्या मिलेंगे दोनों के भीतर? कोशिका झिल्ली दोनों में मिलती है, केंद्रक दोनों में मिलते हैं, कोशिका द्रव्य दोनों में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेगा, रिक्तिका दोनों में मिलती है, गोल्जिका दोनों में मिलेगा, लाइसोसोम दोनों में मिलेगा, राइबोसोम दोनों में मिलेगा, अंतःप्रदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इंग्लिश में। ये वो है 9 जो हमारी किताब के अंदर दे रखे हैं, ये दोनों में मिल रहे हैं। ठीक, अगर कोई भी पूछ भी लेता है दोनों में मिलने वाले कौन से हैं, तो हमारी किताब के अकॉर्डिंग ये वो है पार्ट्स, ये वो अंग हैं कोशिका के जो दोनों मिलते हैं। आप जंतु कोशिका का नाम लेंगे उसके अंदर भी मिलेंगे, पादप कोशिका की बात करते उसमें मिलेंगी। अब वे कौन से अंग हैं जो पादप कोशिका में हमें अलग से मिलते हैं और जंतु कोशिका में अलग मिलते हैं? तो पादप कोशिका में अलग से क्या मिलेंगे आपको? कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका मिलती है। हरित लवक, ये पादप कोशिका मिलती है। अगर किसी प्रकार से आ जाए प्रश्न कि हरित लवक पादप कोशिका मिलता है जंतु कोशिका मिलता है, तो क्या जवाब दोगे? पादप कोशिका में मिलता है। ठीक इसी प्रकार से कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। ये देखो लिख रखी है। अब यहां पर एक और दे रखा है तारकाय। तारकाय की अगर बात करता हूं हमारी किताब का अकॉर्डिंग, तो ये केवल जंतुओं में मिलने वाला है। अर्थात अगर कोई भी तुमसे पूछता है
कि इनमें जो 12 हैं, 12 में जंतु कोशिका के अंदर कौन से मिलेंगे? तो जंतु कोशिका के अंदर देखिए ये मिलेंगे, इतने मिलते हैं जंतु कोशिका में। ठीक, कोशिका झिल्ली मिली, केंद्रक मिली, कोशिका द्रव्य मिली, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदब्बी जालिका एवं तारका। ठीक, 9 के साथ में 10 जोड़ दो। ठीक, ये इतने मिलते हैं जंतु कोशिका में। अब पादप कोशिका में क्या मिल रहा है भैया? ले, पादप कोशिका में ये मिल रहे हैं, पादप कोशिका के अंदर ये मिल रहा है, ये देखिए कोशिका झिल्ली मिली है, केंद्रक मिली है, कोशिका द्रव्य मिला, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, रिक्तिका मिली है, गोल्गी बॉडी मिल रही है। ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदब्बी जालिका, कोशिका भित्ति, हरित लवक, ये मिल रहे हैं। ये अलग अलग मैंने पार्ट्स को तुम्हारे समझा दिया समझने के हिसाब से। ठीक, इसे हिसाब से देख लेना। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बाहरी अंग की बात, कि बाहरी अंग कौन से हैं। अब बाहरी अंग को देखने के लिए अपनी किताब को खोल लो। बाहरी अंग, सबसे पहले मैं बाहरी अंग की बात करता हूं। तो मुझे मालूम है, अगर हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों की बात करते हैं हम, तो बाहरी अंग में मुझे क्या मिलेगा? एक तो कोशिका भित्ति मिलती है मुझे बाहर, और एक क्या मिलती है? कोशिका की झिल्ली। 2 चीज मिलती हैं। तो पहले 2 के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखिए ये है मेरे पास एक चित्र कोशिका का बना हुआ, इसे गौर से देखिए, इसे पहले गौर से देखिए। ये दिख रही है आपको? ऐसे दिख रहा है, देखो चित्र बना हुआ। ये देखो ऐसी जो संरचना दिख रही है तुम्हें, तो ये जो संरचना जो बाहर की दिख रही है, ये है मेरे पास कोशिका भित्ति। ये देखो मैंने दे रखी है। ठीक, उसके अलावा देखिए अंदर एक और संरचना है। सभी बच्चे शांत हो जाएं, इधर देखें, एक संरचना और है, ये वाली दिख रही है, ये वाली, ये वाली दिख रही है। ये है मेरे पास क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को मैंने नीली से दर्शाया है और कोशिका भित्ति को यहां पर मैंने लाल से दर्शाया बाहर। ठीक, अब देखिए यहां पर कोशिका भित्ति, ये देखिए पहली बात, यह पादप कोशिकाओं में मिलती है। देख लो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है क्या नहीं? फॉन्ट लगाइए साहब, लिखा है क्या नहीं? क्या लिखा है? क्या लिखा है? यह पादप कोशिका मिलती है कि नहीं? मैंने तुम अच्छी तरह समझा रहा हूं, पहले तुम पढ़ो कुछ समझ में नहीं, यहां से वो यह पादप कोशिका मिलती है। यानी केवल पेड़ पौधों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो मुझे सबसे पहले उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति मिलेगी, जो कि एक बाहरी अंग है, बाहर है। अब देखिए यह कोशिकाओं की सबसे बाहरी मोटी परत होती है। ये भैया देखिए बहुत मोटी है, ये देखिए कितनी मोटी है, ये काफी मोटी है। अर्थात यह कोशिका की सबसे बाहरी है और मोटी है। तो हम ये कह सकते हैं, तो बाहरी है और मोटी है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है? हमारी रक्षा कर रही है। तो यह क्या कर रही है? हमारी कहीं ना कहीं रक्षा कर रही है। ठीक, अब देखते हैं, यह एक कठोर संरचना है। कठोर का मतलब मालूम है? बहुत मजबूत, रिजिड, इस प्रकार की है कि हमारी जो सेल बनी होती है ना, उसे रोके रहती है। ठीक, जो कोशिका की रक्षा करती है। अगर हम बाहर से कुछ मारते हैं तो पहले ये झेलेगी। जैसे मेरा शरीर है, अगर मैं अपने शरीर पर बहुत मोटा कपड़ा पहन लूं तो वो कपड़ा क्या करेगा? मेरी रक्षा करेगा। बाहर से अगर कोई मुझे मार रहा है तो मुझे लगेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये कोशिका भित्ति है, जो पेड़ पौधों में मिलती है, मोटी है और बाहर से क्या? रक्षा करती है। तो वो लिखा रक्षा करती है। अब उसके अंदर पहुंचे तो मुझे अगली झिल्ली मिली। ये झिल्ली क्या है? ये भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, पन्नी की तरह काम करे। पन्नी देखिए तुमने, पन्नी देखिए, उस पन्नी के अंदर पानी भर लो, तो पानी भर लेंगे तो क्या है? अगर मैं उस पन्नी के अंदर छेद कर दूंगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये है मेरे पास वो झिल्ली। ठीक, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक, तो इसका मतलब है ये पानी इस झिल्ली के द्वारा रुका हुआ है, जिसे मैं कहता हूं कोशिका की झिल्ली। अब देखिए कोशिका की झिल्ली, जैसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलती है इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इसे, यह प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाली एक आवश्यक झिल्ली है। दोनों में मिलेगी। हमें यह देखने के लिए पादप कोशिका में मिल रही है और हमें जंतु कोशिका मिल रही है। हमें दोनों में ही देखने के लिए मिल रही है। ठीक,
यह कोशिका को स्थिर रखती है। कोशिका है उसे वहीं के वहीं स्टेबल कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर यह क्षतिग्रस्त हो गई तो सारा बाहर निकल जाएगा मटेरियल। तो ये भी क्या हमारा एक अच्छा काम कर रही है। ठीक, कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। ये इस प्रकार की पन्नी है, ये इस प्रकार की एक मेम्ब्रेन है, या इस प्रकार की एक झिल्ली है कि किसी भी चीज़ को अंदर जाएगा तो पहले इसे छेद करना पड़ेगा, इसकी मर्जी से नहीं जाएगा। ठीक, तो ये अपनी मर्जी चलाती है, इसी की मर्जी से भीतर कुछ जा सकता है, इसी की मर्जी से कोई बाहर आ सकता है। तो ये क्या है? बाहरी चीज है। ठीक, अगली देखिए, अगला निकालिए पॉइंट केंद्रक। केंद्रक देखिए, केंद्रक वाला सबने निकालिए पॉइंट। अब देखिए केंद्रक, केंद्रक की बात करते हैं तो मुझे सेल के अंदर मिल रहा है, कोशिका के अंदर ही तो मिल रहा है। तो ये क्या है? अब आंतरिक अंग आ गए। आंतरिक का मतलब उसके अंदर के अंग। तो केंद्रक को अगर हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से तो देखिए मुझे ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक, ऐसा होता संरचना। अब देखिए यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये देखिए यहां पर ये मिल रहा है और यहां पर ये मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत काम करता है। बिना इसके जीवन संभव ही नहीं है केंद्रक का। ऊंचे पहुंचोगे तब पढ़ोगे इसके बारे में। यह जंतु कोशिका में मध्य में, यह है मेरे पास जंतु कोशिका। इसे देखो, जो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यह क्या है मेरे पास? जंतु कोशिका। ठीक, पहचान लो। इसमें देखता हूं तो यहां पर मुझे बीच में मिल रहा है, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? मध्य में। तो इसका मतलब अगर मैं जंतु कोशिका को देखता हूं तो मुझे केंद्रक बीच में मिल रहा है। यही देखो लिखा है, मध्य में, बीच में होता है। परंतु पादप कोशिका में यह परिधि की ओर होता है। परिधि की ओर पता है? ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या है? परिधि की ओर। आप ये समझ लिए किनारे की तरफ है। परिधि का मतलब क्या है? किनारा। तो यहां पर कहां मिला मुझे? किनारे पे मिला है। तो आप इतनी बात भी अगर बोल दोगे किसी से भी, इतनी बात भी तुम समझ लो सीमित से अपने दिमाग से कि केंद्रक पादप कोशिका में किनारे की तरफ है और जंतु कोशिका में कहां है? बीच में। ये इसकी स्थिति है, समझ में आई? यही तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है। अब देखिए इसका कार्य वृद्धि एवं विभाजन करना है। इसका कार्य क्या है? वृद्धि करेगा। वृद्धि का मतलब पता है? वृद्धि का मतलब धीमे 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 क्या ग्रोथ होती है, बढ़ती जाएगी। और विभाजन का मतलब क्या है मालूम है? पहले इसके अंदर क्या होगा? विभाजन। अगर किसी कोशिका में जो न्यूक्लियस नहीं है तो वो कोशिका कभी वृद्धि नहीं कर पाएगी, वहीं पर रह जाएगी, वो बेकार, उसका अस्तित्व खत्म है। पहले इसमें विभाजन होगा, विभाजन होकर ये दो बन जाएंगे, फिर इसके इसमें विभाजन होगा। इस प्रकार से हमारी संख्या बढ़ती जाती है। आगे पढ़ना, इसमें इतना नहीं दे रखा है किताब में। ठीक, इतना समझ लो। ये वृद्धि एवं विभाजन, विभाजन का मतलब क्या है? इसकी संख्या बढ़ाने में सहायक होता है। बिना इसके हमारा शरीर आगे नहीं बढ़ सकता, बिना इसके हमारा शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण होता है। सारा का सारा जो मेन काम है वो इसका और इसका है। अगर ये नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए, पादप कोशिका में ये किनारे पर है और जंतु कोशिका में बीच में। क्यों आ गया उधर किनारे पे, क्यों पहुंच गया? क्योंकि ये दिख रहा है तुम्हें, इसे कहते हैं रिक्तिका। ठीक, बहुत बड़ी है। पादप कोशिका के अंदर में ये बड़ी है, जिसकी वजह इधर खिसक गया। जंतु कोशिका में रिक्तिका की बात करते हैं तो ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसका कोई मतलब नहीं। इतना लिखा है, पर इतना समझिए, ज़्यादा दिमाग को मत लगाइए अपने को। इतना भी तुम पे पढ़ना बहुत कर रहा है, इससे भी तुम पढ़ोगे नहीं घर में जाकर के। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य मालूम क्या होता है? वो चिपचिपा पदार्थ है। ये है मेरे पास कोशिका, इसके अंदर जो भरा हुआ बहुत ज़्यादा तुम्हें पानी सा दिख रहा है, उसी को मैं क्या कहता हूँ? कोशिका द्रव्य। देखिए उसका काम, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं।
कोश का द्रव्य क्या है? देखिए ये है मेरे पास झिल्ली, झिल्ली है ये, और इसके बीच में क्या है? ये केंद्रक है। अब केंद्रक, अब इसमें देखिए बीच में केंद्रक, जहां केंद्रक है वहां पर कोश का द्रव्य नहीं होता है, क्यों? अपनी जगह हिल लेता है। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? ये कोश का द्रव्य। तो देखिए क्या कह रहा है ये, केंद्रक तथा कोश का झिल्ली, ये है केंद्रक, ये है कोश का झिल्ली, के बीच में जो द्रव्य होता है उसी में कोश का द्रव्य कहता हूं। इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी। गोल्जी बॉडी, मुझे गोल्जी बॉडी मिलेगी। हरित लवक, मुझे हरित लवक मिलेगी। ठीक, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं मुझे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, क्लोरोप्लास्ट मिले, और भी बहुत सारे अंग जो मैंने तुम्हें अभी गिनाए हैं, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, वो सब मिलेंगे मुझे इसके अंदर। तो कोशिका द्रव्य में क्या होती है? कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंग मिलते हैं। ठीक, अब देखिए आगे, अब हम आगे चलते, आगे मुझे जाकर के देखना माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को निकालिए सभी बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये देखिए, यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना है। ये देखिए शब्द लिखा हुआ है SCERT की बुक्स में। पहले देखिए यहां पर गौर से, यह दोहरी झिल्ली, ये देखो क्या कह रहा है? दोहरी झिल्ली, मतलब इसमें दो झिल्ली होंगी। एक तो झिल्ली ये है और एक ये है। पहली बात, इसमें दो झिल्ली होती हैं, ये देखो लिखा है, इसमें दोहरी झिल्ली, डबल झिल्ली होती हैं, से घिरी एक कैप्सूल के आकार की रचना होती है। इसे गौर से देखोगे तो ये कैप्सूल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। तो हमें ये कह सकते हैं ये दो झिल्ली वाला क्या है? एक कैप्सूल जैसी संरचना वाला क्या है? एक अंग है बस, जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। हम जो भी कुछ सांस लेते हैं या पेड़ वगैरह जो भी कुछ ले रहे हैं, पेड़ वगैरह भी श्वसन करते हैं ना, और इंसान भी श्वसन करते हैं। तो जब हम श्वसन करते हैं तो हमारी कोशिका के अंदर ये मिलता है। यहाँ से क्या होगा? यह श्वसन क्रिया में क्या लेगा? भाग। जब यह श्वसन क्रिया में भाग लेता है तो वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न करेगा, एनर्जी। ठीक, और संचित रहता है। ऊर्जा उत्पन्न का, ऊर्जा उत्पन्न करेगा और उसमें संचित रखेगा। तो हमें ऊर्जा क्या बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। इसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये है पॉइंट। तो अगर कोई भी पूछ लेता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का पावर गृह। यहां पर मुझे एनर्जी मिलती है। अगला देखिए हरित लवक, ये है हरित लवक की संरचना। ठीक, ऐसी होती है संरचना हरित लवक की। ठीक, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होती है, ऐसी होती है। यहाँ पर देखिए जुड़ेगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होती है, ऐसी होती है। इस प्रकार की संरचना होती है जुड़ी हुई। ठीक है, यहाँ पर जाओगे ऐसी होती हैं, इस प्रकार से ऐसी संरचना, ऐसी संरचना। ये किस में मिलेगी? हरित लवक। हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। यह हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पेड़ की उन पत्तियों में मिलेगा जिसका रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेगा? जैसे ही सूर्य निकलता है, ठीक, सूर्य निकलता है तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है और हरी पत्तियों मिलेगा क्या? प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक, तो इसमें क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। यह प्रकाश संश्लेषण का क्या करता है? काम। क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं हरी, तो हरी पत्तियों सब में मिलता है। यही देखो लिखा है, यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यानी केवल पौधों में मिलेगा, केवल पौधों में मिलेगा, केवल पौधों में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला आ गया तारक का है, सेंट्रोसोम। कौन बात कर रहा है?
यह तारक काय को देखते हैं, तारक काय को देखते हैं, यह केंद्रक के पास पाया जाता है। तारक काय की अगर बात करते हैं, जो मेरा कोशिका होती है, कोशिका में जहाँ केंद्रक मिलेगा वहाँ केंद्रक के पास मिलेगा, और वो मिल रहा है किसमें, पौधों में, तो ये मिलेगा मुझे केवल जंतुओं में। यह सिर्फ जंतुओं में ही मिलता है, यानी कि अगर किसी भी प्रकार के जंतु हैं वहाँ पर मिलेगा, पौधों में नहीं मिलेगा। पौधों में क्या मिल रहा है, हरित लवक। मैंने इससे पहले लिस्ट बना रखी, तो मैं उस लिस्ट को देखना, वहाँ कोशिका में तो हरित लवक होगा अलग, तारक का अलग है। यह कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। तो ये है मेरे पास वो तारक का है, ये है वो संरचना, इसे हम देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, केवल यह समझना है यह केंद्र के पास पाया जाता है और कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है। और केवल एनिमल सेल में, जंतु सेल में मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ही कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए अगले आ गया कोशिका के अंग, क्या, रिक्तिका। रिक्तिका दिख रही है, रिक्तिका को देखिए, अगला आ गया मेरे पास रिक्तिका, जिसे मैं वैक्यूल कहता हूं। अगर मैं रिक्तिका की बात करता हूं तो यह पादप एवं जंतु दोनों में मिलेगी, ठीक। अब बात करते हैं पादप की, यह है मेरे पास पादप, यहां पर रिक्तिका की बात करता हूं, ये तुम्हें दिख रही बहुत बड़े पॉइंट, ये क्या है, रिक्तिका। तो रिक्तिका क्या है भैया, ये है, देखो रिक्तिका, इसे देखो गौर से, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसे देखो, जो हाईलाइट करने वाली चीज है उसे देखो, इसे देखिए। अगर मैं पादप कोशिका की बात करता हूं तो यहां पर रिक्तिका क्या है, बहुत बड़ी है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा केंद्र में होती है, ये देखो बहुत बड़ी है और सेंटर में, ठीक, बहुत बड़ी है, इतनी बात समझो। यहां पर देखिए, लेकिन जंतु कोशिका की अगर बात करते हैं तो जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी छोटी संरचना होती है, बहुत छोटी छोटी इसमें संरचना होंगी, बहुत छोटी छोटी होंगी संरचना, बहुत छोटी। यहाँ पर बड़ी है, यहाँ छोटी है, यही डिफरेंस है, यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, मिल दोनों में नहीं है। पादप में बड़ी है, यहाँ ज़्यादा काम है, यहाँ पर इतना काम नहीं है, इसलिए छोटी है, ठीक। जो संपूर्ण कोशिका में बिखरी रहेंगे यहाँ वहाँ, इसमें पूरे मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी हैं, यहाँ बहुत बड़ी हैं, ठीक। इसका काम क्या है, आखिर में हमें इसका काम देखना है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है भैया, रिक्तिका का इसका काम क्या है, पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना। मेरा जो पेड़ है, पेड़ में नीचे देखते हैं जड़ों से पानी आता जाता है, तो ये क्या करेगी, पानी को भी स्टोर करती है, उसमें लवण को भी स्टोर करती है, इन सारी चीज़ों का स्टोर करती रहती है और इसकी मात्रा पेड़ के अंदर बनाए रहती है। मान लीजिए कि मैंने कोई हरा पेड़ तोड़ा, सरसों का, ठीक, या छोटे से गुड़ैल का, आप पेड़ को लेंगे, वहाँ से तोड़ेंगे, उसे जो करके नचोड़ोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलता है नहीं। पानी वो कहाँ से उसने पेड़ ने लिया, ज़मीन के नीचे से। तो सारे पानी का आदान प्रदान होता रहता है, अभी हम सब बताएंगे आगे चल करके। पहले जितना है उतनी चीज़ को यहाँ पर समझिए। तो रिक्तिका मुझे जंतु कोशिका मिल रही है और पादप कोशिका, दोनों जगह मिल रही है, नहीं तो दोनों जगह मिलती है। अंतर केवल ये है कि पादप कोशिका में क्या है, ये बड़ी, यही डिफरेंस याद रखो। वहाँ मुझे क्या है, बड़ी, और यहाँ क्या है, छोटी। बस, ज़्यादा ये चीज़ नहीं याद रखते तो कोई बात नहीं, इतना याद रखो, वहाँ बड़ी है वहाँ छोटी है। तो बड़ी होने की वजह से ये केंद्र देखो यहाँ आ गया, इधर आ गया है। केंद्र कहाँ जाता है, किनारे पर, पादप कोशिका में, और यहाँ पर छोटी है तो यहाँ केंद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं गोल्जी। ये है देखिए गोल्जी काय, जिसे हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। अगर कोशिका को देखते हैं तो ये है मेरे पास कोशिका की एक संरचना बनी हुई, ठीक, और ये है आपकी वो संरचना जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये वाली संरचना है ना, इसे देखिए, ये यहाँ पर। तो कोशिका को जब हम देखते हैं तो मुझे यहाँ पर जो संरचना, इसे मैं क्या कहता हूँ, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी,
लिपोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे नाम हैं। गोल्जी नाम इसलिए है कि एक गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे विदेश के, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके अपने नाम पर रख दिया गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इसका काम क्या है? पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण, श्रावण करना। पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों क्या संश्लेषण करेगी, उन पदार्थों को बनाएगी, उसको स्टोर भी करेगी। ठीक, तो ये इसका काम होता है। ठीक, दूसरी बात अगला देखते हैं हम, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम देखिए, हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो देखो ये है मेरे पास लाइसोसोम, ये है देखो संरचना बनी हुई लाइसोसोम। इसको हमने सूक्ष्मदर्शी से बड़ा करके देखा तो देखो ऐसा दिखाई दिया, ये दिख रहा है। ठीक, तो ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। तो लाइसोसोम का काम एक, मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर की जो कोशिका है उसमें लाइसोसोम मिलता है, तो हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, खाना, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उसे पचाने का काम करता है। तो लाइसोसोम क्या है? पदार्थ आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उन्हें पचाने का कार्य करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर लाइसोसोम की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में मिला तो वहाँ भी क्या पचाने का काम कर रहा है। ठीक, राइबोसोम, ये है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देखिए क्या लिखा है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब मेरे शरीर को ज़रूरत है प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन बनाते हैं, इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हम जो भी चीज़ खाते हैं वो सारी चीज़ को, प्रोटीन को ये बनाते हैं। सर ये होते कैसे? अगर देखी जाए तो ये ऐसे होते हैं, इसे कहते हैं हम बड़ा, और ये क्या है? छोटा। अब ये प्रोटीन कैसे बनाएगा? ये है मेरे पास क्या? अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इसके ऊपर ये देखो छोटी छोटी बिंदी दिख रही हैं, ये है राइबोसोम। ये देखो इसके ऊपर अटैच हो गए, ये देखो अटैच हैं, ये देख रहे हैं अटैच हैं। ठीक, अटैच हैं तो अपना काम करेंगे। तो ये हम इतनी बात समझिए, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर में ये नहीं होगा तो शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा, हम नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम अगला देखते हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका, इसे देखिए, अंतःप्रदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे देखिए। अब हम इसे देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखते हैं तो झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतःप्रदब्बी जालिका कहलाती है। ये देखो अंतःप्रदब्बी जालिका है, ये देखो तो कैसी है? एक झिल्ली की जालनुमा बनी हुई है, जाल सा बना हुआ है। ठीक है, ये केंद्रक से जुड़ी रहती हैं अथवा इससे मुक्त रूप में पाई जाती हैं। अब मान लीजिए ये है मेरे पास केंद्रक, ये है मेरे पास क्या? केंद्रक, कोशिका के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं? ये केंद्रक से जुड़ी रहती हैं, तो ये केंद्रक से क्या यहाँ से जुड़ी भी हैं। ठीक, उसके अलावा ये कोशिका में मुक्त रूप में पाई जाती हैं, तो ये केंद्रक से जुड़ी भी होंगी और उससे दूर भी होंगी। ठीक, तो मुक्त रूप से ये केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका द्रव के बीच में संबंध बनाती हैं। ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती हैं, ये भी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने पढ़ाया था राइबोसोम, वो राइबोसोम क्या है? ये देखो आकर के यहाँ चिपट जा रहा है। अगर राइबोसोम यहाँ पर चिपट जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, तो मैं इसे क्या कहूँगा? ये कैसा हो जाएगा? खुदरा। ठीक, अगर यहाँ पर राइबोसोम नहीं है तो ये कैसा है? चिकना। और यहाँ पर कैसा है? खुदरा, यानी रफ। तो खुदरा कब है? जब मेरी अंतःप्रदब्बी जालिका के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं तो लगे हुए हैं, तो इसे मैं बोलता हूँ दानेदार अंतःप्रदब्बी जालिका। और ये क्या कहते हैं? बिना दानेदार अंतःप्रदब्बी जालिका। यहाँ पर जुड़ गए तो ये प्रोटीन बनाने की कोशिश करेंगे, पूरी प्रोटीन बनाते, कोशिश क्या? प्रोटीन बनाएंगे। तो ये होते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से इसमें समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब केवल शायद मेरी यही स्लाइड बची है, इस स्लाइड में केवल हमें ये देखना है
कि अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसे अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें अंतर क्या है? पहली बात, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, देखो लोग नहीं पाई जाती है। ठीक, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का मतलब होता है तारकाय, यहाँ तो मिलेंगे नहीं, ये केवल जंतुओं में मिलते हैं तारकाय। अभी मैंने देखा था, किताब में जाके पढ़ना। उसके देखिए यहाँ पर रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक है। रिक्तिका वैक्यूल दिखाई दे भी बहुत बड़ी बनी हुई। रिक्तिका पादप कोशिका में क्या है? बड़ी है। और यहाँ पर क्या है? छोटी। यहाँ पर छोटी है तथा संख्या में अधिक होती है। यहाँ पर केंद्रक परिधि की ओर हो जाता है। जब वैक्यूल यानी कि रिक्तिका बड़ी है मेरी पादप कोशिका में, तो केंद्र क्या होगा? किनारे की तरफ खसक जाएगा। और यहाँ पर केंद्र जंतु कोशिका में कहाँ मिलता है? बीच में। तो यहाँ केंद्र जंतु कोशिका मिलता है बीच में और पादप कोशिका मिलता है कहाँ? किनारे पर मिलता है। ठीक है, तो ये अंतर हमारी किताब के अंदर लिखे हुए हैं, गौर से देख लीजिए। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी बुक्स के अंदर दे रखा है। जो बुक्स के अंदर मेरे था उस किताब को मैंने अच्छी तरह से उसका सरल रूप बना करके मैंने चित्रों को ले करके और मैंने तुम्हें यहाँ समझाने की पूरी कोशिश की है। तुम्हारा काम है इसे जाके घर पढ़ना, मेरा काम है यहाँ पर विद्यालय में तुम्हें पढ़ाना। ठीक, तो आज का हमारा पीरियड इसी वजह से बड़ा हो गया क्योंकि समझाने में थोड़ा समय अधिक लग गया, वह स्लाइड अधिक थी। कल हमारा इतना बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का हम यहीं पर देखो समापन करते हैं और सभी बच्चों से हम एक ही बात बोलते हैं, मालूम है क्या? कि हम सभी बच्चों को एक ही बात बोलते हैं, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, एक ही बात बोलता हूँ कि यहाँ पर हमें जो भी कुछ पढ़ाने के लिए कंटेंट दिया जा रहा है उसे हमें घर जा करके एक बार नहीं कम से कम 4 बार पढ़ना है। अगर उसे 4 बार पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा, अन्यथा आप उसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इधर आओ।